अब आ जाते हैं थ्री डी के बारे में कि थ्री डी बिगिनर लेवल यस और नो। थ्री डी बिगिनर क्या करें क्या नहीं करें। तो थ्री डी जो है ना वो एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही खतरनाक, दिमाग की तारों को जला देने वाली फील्ड है। और जब हम थ्री डी की बात करते हैं तो थ्री डी एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी। अच्छा, मेरा फोकस चूंकि कि प्रोडक्ट के ऊपर है तो मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक रहता हूँ और प्रोडक्ट का ही काम करता हूँ सिर्फ, और मैं कोई और काम नहीं करता। वैसे तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ लेकिन उसकी वजूहात कुछ और हैं, लेकिन मेरा जो मेन काम है वो प्रोडक्ट के ऊपर है खाली। तो अब इसमें अगर खुर्रम भाई जैसा कोई बंदा है या कोई मेरा व्यूअर है जो अभी मेरी वीडियो देख रहा है, वो कह रहा है कि यार मुझे थ्री डी में काम शुरू करना है, मैं क्या करूं, तो इसमें आपको मैं बताता हूं कि इसमें किस तरीके से काम चलता है आगे। अगर हम थ्री डी की बात करें तो थ्री डी के अंदर सबसे पहले जो स्टेप है उसको हम कहते हैं मॉडलिंग। दूसरा स्टेप जो है उसको हम कहते हैं टेक्सचरिंग। तीसरा स्टेप जो है उसको हम कहते हैं लाइटिंग। और चौथा स्टेप जो है उसको हम कहते हैं रेंडरिंग। और पांचवा स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं पॉलिशिंग। ये 5 स्टेप्स हैं थ्री डी के अंदर। वैसे तो 4 स्टेप्स हैं, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग और पॉलिशिंग फोटोशॉप में होती है। इसके अंदर सबसे मुश्किल जो स्टेप है वो स्टेप 1 है, मॉडलिंग। यही सबसे मुश्किल स्टेप है। टेक्सचरिंग भी मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन देर इज अ वे टू गो अबाउट इट बिकॉज थ्री डी मॉडलिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सिनेमा 4D है, 3ds मैक्स है, की शॉट है। की शॉट देन अगेन एक डिफरेंट किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो सिवाय मॉडलिंग के। आप उसमें टेक्सचरिंग भी कर सकते हो, लाइटिंग भी कर सकते हो, रेंडरिंग भी कर सकते हो, मॉडलिंग नहीं कर सकते। मॉडलिंग करने के लिए आपको या तो सिनेमा 4D पे जाना पड़ेगा, या ब्लेंडर पे जाना पड़ेगा, या आपको 3ds मैक्स पे जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा सॉफ्टवेयर ऑफ चॉइस जो है वो सिनेमा 4D है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैं सीखता हूँ वो सिनेमा 4D के उस्ताद हैं। जो मुझे उस्ताद पसंद है मैं तो वही करूंगा जो मेरा उस्ताद मुझे बताएगा। ये एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है और आपको मॉडलिंग जो है वो सीखनी पड़ेगी प्रॉपरली। जैसे बाकी सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं इस तरह आपको मॉडलिंग भी सीखनी पड़ेगी। अब आप चाहो तो आप खुद से सीख लो मॉडलिंग। आप मुझे बोलोगे कि भाई मुझे आप कोई कोर्स दे दें, मैं आपको कोर्स दे दूंगा, आप अपने टाइम में सीखना शुरू कर दो। ये तरीका होता है मॉडलिंग सीखने का। यूट्यूब पे आप जाके मॉडलिंग सीख सकते हो, पेड कोर्सेज से आप मॉडलिंग सीख सकते हो, या आप उस्ताद लगा लो अपनी पीछे कि वो डंडा लेके खड़ा हो जाए, आपका सर फाड़ता रहे कि ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन थ्री डी मॉडलिंग का जो ये प्रोसेस है वो सारा ये सामने आपके है, जो मैंने लिख दिया है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज हाउ इट इज। मैं अभी भी मॉडलिंग के अंदर फंसा हुआ हूँ। मॉडलिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और डिपेंडिंग अपॉन के प्रोडक्ट कैसा है उस हिसाब से आपको मॉडलिंग की पूरी जैसे डिजाइन का एक अप्रोच होती है, थॉट प्रोसेस होता है। फोटोग्राफी का एक थॉट प्रोसेस होता है कि जी हमारे पास प्रोडक्ट है, हमने इसकी ये शूट करनी है, इसको यहाँ शूट करना है, इसको ये इस तरीके से दिखाना है, इस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए। इस तरह मॉडलिंग की भी अप्रोचेज होती हैं, और मॉडलिंग भी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की मॉडलिंग होती है। एक होती है हार्ड सरफेस मॉडलिंग, एक होती है सॉफ्ट बॉडी मॉडलिंग, एक होती है सॉफ्ट सरफेस या ऑर्गेनिक मॉडलिंग। तो मेरा जो फोटे है या मेरी जो एक्सपर्टीज है या मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ हार्ड सरफेस मॉडलिंग के ऊपर। देन अगेन मॉडलिंग भी बहुत अलग, मतलब फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट ये सिंपल में ये 4-5 स्टेप्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। फिर आपका थ्री डी का सफर वहां से शुरू होगा। तो ये तो हो गए आपके सारे सवालों के जवाब। अब आते हैं इस पे पोर्टफोलियो नहीं है मेरा। तो भाई पोर्टफोलियो नहीं है मेरा तो पोर्टफोलियो तो आपको बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएंगे? पोर्टफोलियो आप ऐसे बनाएंगे कि आप अपनी मर्जी का कोई आसान सा प्रोडक्ट, जैसे कि लाइटर है, बहुत आसान है। अगर इसको एनालाइज किया जाए लाइटर को तो बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप है। बेसिकली इट्स अ बॉक्स विद अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स ऑन द बॉक्स एंड दैट्स अबाउट इट, एंड ऑन द टॉप एंड ऑन द बॉटम। आसान प्रोडक्ट्स से शुरू करें, उसकी जाके रिसर्च करें, रिसर्च करके उसके इमेजेस को कैप्चर करें। उसके इमेजेस कैप्चर करने के बाद अपनी मर्जी से आप एक पूरा वो बनाएंगे कि जी मैं इस तरह के 7 इमेजेस बनाना चाहता हूं। उसके बाद एक इस तरह का सैंपल लाइटर खरीदें, लाइटर खरीदने के बाद उसकी शूट करें। लेकिन देन अगेन आपका पोर्टफोलियो शुड बी एप्लीकेबल टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो आपका प्रोडक्ट जो है या तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर आपको थ्री डी आना चाहिए, दोनों और द अदर। अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसकी कोई अमेजोन के ऊपर एप्लीकेशन नहीं है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई बनाने का कोई फायदा नहीं है। जब आप प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे तो आप फिर खुद से
रिसर्च करने के बाद 7 इमेजेस बनाएंगे जो कि आपकी रिसर्च से ज्यादा खूबसूरत होने चाहिए, विजुअली अपीलिंग होने चाहिए। अगर वो अपीलिंग नहीं होंगे, ज्यादा खूबसूरत नहीं होंगे, तो आप क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो कहे। अब जैसे ये प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो की, कि मैंने उसको प्रेजेंट किया है कि भाई ये प्रोडक्ट है और ये इसके 7 इमेजेस हैं और ये इसका नाम है। जब क्लाइंट इस तस्वीर को देखता है तो उसको रिप्रेजेंटेशन नजर आती है कि हाँ यार बेहतरीन हो गया, ये तो उसको एक झटके के अंदर सब कुछ नजर आ गया। तो क्लाइंट जिसने मानना होता है वो इसको देख के फौरन मान जाता है, और जिसको नहीं मानना होता वो कुछ भी देख के नहीं मानता। तो इट डिपेंड्स। तो पोर्टफोलियो के लिए आपको पर्सनल प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। पर्सनल प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट चुनोगे अमेजोन पे जाके, और उसके बाद उसका पूरा एक ग्राफिक डिजाइन का 7 इमेजेस का सेट बनाओगे, जिसको आप एज अ पोर्टफोलियो प्रेजेंट करोगे अपने क्लाइंट को, जो भी आपका फ्यूचर में पोटेंशियल क्लाइंट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रपोजल के साथ कितने एग्जाम्पल जाने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसके लिए मैं एक चीज शेयर करूंगा आपके साथ। इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक प्रपोजल नजर आ रहा है। इस प्रपोजल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक लाइन नजर आ रही है, जस्ट फिनिश्ड व्हीकल रैपिंग फॉर अनदर क्लाइंट। ये एक सिंगल लाइन प्रपोजल है, सिंगल लाइन प्रपोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए गोल्डन इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। प्लीज गौर से सुने। आपने फेसबुक फेसबुक तो सब यूज करते हैं, सही है, मैं भी यूज करता हूं। आपने फेसबुक पे देखा होगा, भूले भटके सारे आ गए, अपवर्क के गुरु आके बैठ गए और उन्होंने स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाई हुई है कि मैं फलाना फलाना हूं और मैं अपवर्क पे इतने सालों से काम कर रहा हूं, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लेकिन मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी और मैं आपको कोर्स बेचने जा रहा हूं, और मेरा कोर्स खरीदने के लिए मैंने ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाई है जो आपको अभी नजर आ रही है। भाई अगर आप अपवर्क पे इतने पैसे कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप अपवर्क पे $50 पर आवर कमा रहे हो, $100 पर आवर कमा रहे हो, $150 पर आवर कमा रहे हो, फिर भी आप कोर्स बेच रहे हो। आप फ्री में हेल्प कर दो ना भाई सबकी। पहला तो प्रॉब्लम ये, आप फ्री में कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ। वहां पे आप कहानियां सुनोगे, एक से एक बढ़ के कहानी आएगी कि भाई प्रपोजल राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, फलानी होनी चाहिए, उसमें 6 स्टेप्स होने चाहिए, धमाका होना चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रपोजल राइटिंग के, जो आपको यहाँ पे ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, जो आपको अभी नजर आ रही है। इस प्रपोजल के अंदर, इस जॉब के अंदर, जो क्लाइंट की जॉब थी, मैंने उसको ये लिखा जो कि आपको नजर आ रहा है, जस्ट फिनिश्ड व्हीकल रैपिंग फॉर अनदर क्लाइंट। सही हो गया। उसके बाद इंग्लिश भी टूटी हुई है इसके अंदर, इंग्लिश की ग्रामर व्रामर सब आउट है। उसके बाद मैंने लिखा है सैंपल अटैच्ड, ये लिखा हुआ है सैंपल अटैच्ड, थैंक यू। प्रपोजल खत्म हो गया यहाँ पे, और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, और उसके साथ मैंने उसको एक सिंगल तस्वीर लगा के भेजी है। दिस प्रपोजल ब्रेक्स ऑल द रूल्स देयर आर, जो कि आपको जितने भी गुरु हैं अपर के वो सिखा रहे हैं कि भाई ये देखो, प्रपोजल ऐसे, फलाना ऐसे, मेरा कोर्स ऐसे है, मैं कोर्स में ये सिखाऊंगा, मैं कोर्स में वो सिखाऊंगा। देख लो भाई क्या प्रपोजल भेजा मैंने, सिंगल लाइन प्रपोजल, दैट्स इट। कोई इधर की बात नहीं, कोई उधर की बात नहीं, मैं फलाना जगह पैदा हुआ था, मैंने इतने साल काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ढिमाका कुछ भी नहीं, नथिंग। उसको मैंने सिंगल लाइन लिखी, मैंने उसको सिर्फ वो बोला जो उसको सुनने की जरूरत थी, और मैंने उसको वो दिखाया जो उसको देखने की जरूरत थी, दैट्स इट। और ये क्लाइंट जो है मेरे पास आ गया, इसने बाकी सबको छोड़ दिया, इससे मुझसे जूम सेशन करने से पहले, मुझसे बात करने से पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। ये लो भाई कॉन्ट्रैक्ट, अल्लाह का वास्ता ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लो, अल्लाह का वास्ता है मेरे लिए काम कर लो। क्योंकि मैंने ये चीज अपने कोलीग के साथ भी शेयर की थी। आजकल मैं अपने कोलीग के साथ एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो जब मैंने अपने कोलीग को दिखाई तो कोलीग मेरा तो हैरान और परेशान रह गया। उसने कहा यार ये क्या प्रपोजल बनाया है भाई तुमने, ये तो तुम उसको प्रपोजल तो नहीं लिख रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो कि भाई यही काम मैंने एक और क्लाइंट के लिए किया था, ये सैंपल अटैच्ड है, मूड हो तो मुझे हायर कर लेना। मतलब ये लिखा हुआ नहीं है कहीं प्रपोजल में, लेकिन इससे शॉर्ट प्रपोजल आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। मैं दिखा रहा हूं आपको। इस प्रपोजल के ऊपर ओके। क्लाइंट ने मुझे $30 एन आवर का कॉन्ट्रैक्ट भेजा, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने एक्सेप्ट किया। वो कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन से चल रहा है, 3 दिन से हमने हर दिन 8 घंटे पंच किए हुए हैं। मतलब 3 दिन के हो गए 8 3 24, 24 × 3 हो गए, कितने हो गए आप हिसाब लगा लें, 8 × 3 × 30, $720 तो अभी तक बन चुके हैं इस सिंगल लाइन प्रपोजल के ऊपर। अब आप सवाल पूछ लें जो पूछना है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने ये छोटा सा प्रपोजल लिखा है, बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन जी। क्योंकि आपका जो है वो प्रोफाइल हो गया है इस वक्त हैवी नहीं। क्लाइंट, वो नहीं। रिव्यूज अच्छे आ गए हैं, नहीं। सारी चीजें। जरूरी नहीं। एज अ बिगनर अगर मैं बात करूं, जरूरी जैसे नहीं है। बिगनर,
क्यों, मैं कभी तो बिगनर नहीं अगेन, था क्या? मैं भी तो बिगनर था, समझ रहे हैं लेकिन मेरी जब बात? आप बिगनर थे तो ऐसा नहीं लिखते हैं ना। देखें, जब मैं बिगनर जब था, आप बिगनर थे। आप सही कह रहे हैं कि जब मैं बिगनर था, मैं बिगनर नहीं था, लेकिन अपवर्क पे तो बिगनर ही था ना। अपवर्क पे मुझे कौन जानता था? जो क्लाइंट अपवर्क पे मेरे पास आता था वो तो मुझे नहीं जानता था, वो तो मुझे डाउट ही करेगा ना। उसको क्या पता, वो तो कहेगा भाई पता नहीं कौन आ गया चूना लगाने, इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई रिव्यू नहीं है, तुम्हारी तो कोई प्रोफाइल नहीं है, हम तुम्हें हायर क्यों करें? ये दिस इज द क्वेश्चन दैट क्लाइंट्स आस्क यू। मेरी पहली जॉब मुझे मिली थी 500 प्रपोजल भेजने के बाद, क्योंकि मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, बिकॉज मेरी प्रोफाइल डेवलप नहीं हुई थी। फिर मैंने चमचे को थोड़ा टेढ़ा किया। टेढ़ा ऐसे किया, ये मैंने टेक्निक पिछले अपने चैनल में बताई थी, अब मैं दोबारा से बता रहा हूं बिकॉज ये नया चैनल है, नई वीडियोस हैं, कि मैंने एक ऐसी जॉब ढूंढी जिसके अंदर जो काम था वो मैं बहुत आसानी से कर सकता था। तो मैंने उस क्लाइंट की वो तस्वीरें डाउनलोड की, और डाउनलोड करके मैंने उसको जो काम 5 घंटे में होना था वो 5 मिनट में रफ सा करके बना के तस्वीर भेज दी उसको, और क्लाइंट को बोला कि भाई देखो ये काम जो आपको करवाना था ये मैंने करके भेज दिया आपको, ये मैंने रफ में करके दिया है, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं ये काम करके दे सकता हूं आपको, क्योंकि मेरे पास ये स्किल मौजूद है, अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे हायर कर लें, सिंपल एज दैट। उस क्लाइंट ने मेरी एग्जाम्पल देखी, उसको मेरी बात समझ में आई, उसने मुझे हायर कर लिया। उसके बाद मैंने उस प्रोजेक्ट पे 5 घंटे लगाए, उसका फाइनल काम करके दिया, और उसने बहुत खुशी खुशी मुझे $20 भी दिए और 5 स्टार रिव्यू भी दे दिए। ये तो मेरा पहला क्लाइंट था जिसमें मैंने कमाए सिर्फ $20। उसके बाद जो मेरा उसके बाद मुझे कुछ समझ आ गई बात, जब मुझे वो बात समझ आई तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाइंट मेरे पास आया उसको मैंने कैप्चर किया, प्रपोजल भेजा, उसने मुझे जवाब दिया। उसके बाद जब हायरिंग की बात आई तो मैंने उसको कहा कि मैं तुमसे $300 चार्ज करूंगा इस पूरे काम के। क्लाइंट मुझे हायर करने के लिए तैयार था, लेकिन क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें $300 क्यों दूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? तो मैंने क्लाइंट को बोला कि आप जूम पे आ जाओ। तो क्लाइंट अवेलेबल था, क्लाइंट जूम पे आया। जब क्लाइंट जूम पे आया तो मेरे पास लोकल कस्टमर और लोकल क्लाइंट का इतना बड़ा डेटाबेस मौजूद था। मैं जूम पे बुलाया उसको, क्लाइंट को, और मैंने उसको कहा कि आप मेरा स्क्रीन चेक करो। मैंने उसको दिखाया कि आपको नजर आ रहे हैं 60 क्लाइंट नजर आ रहे हैं, 60 फोल्डर नजर आ रहे हैं? उसने कहा हाँ नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ये हर एक फोल्डर जो है एक क्लाइंट है जिसके लिए मैं काम कर चुका हूँ, पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लोकली काम कर रहा था, अब मैं इंटरनेशनल मार्केट में आ गया हूं, इसलिए मेरे पास इंटरनेशनल रिव्यूज नहीं है, लेकिन काम मेरे पास मौजूद है, आप जो फोल्डर बोलो मैं आपको खोल के काम दिखा देता हूं। तो उसने कहा ओके। फिर उसने मुझे बताया इस फोल्डर का काम दिखाओ, मैंने उसको फोल्डर का काम खोल के दिखाया, तो वो उसने कहा अच्छा। फिर उसने कहा वो दिखाओ, मैंने उसको वो दिखाया, उसने कहा अच्छा। उसके बाद उसने कहा ओके डन। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, हायर कर लिया, मैंने उसका काम कर दिया, मुझे $350 मिल गए। इट ऑल डिपेंड्स एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप नए भी हैं अपवर्क के ऊपर तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप जो दलील देंगे क्लाइंट को एज अ फर्स्ट टाइमर ऑन अपवर्क, वो कितनी स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है, अगर आपके पास काम मौजूद है भले लोकल क्लाइंट्स का क्यों ना हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं क्लाइंट को और उसको समझ आ रही है, अगर क्लाइंट जूम पे आ चुका है और आप उसको अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपको डेफिनेटली हायर करेगा, 100% हायर करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक है। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। बाकी रह गई जहां तक प्रपोजल की बात, ये आपको सामने प्रपोजल नजर आ रहा है।